हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम जो कि वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड, इसमें ग्रामीण परिवेश से संबंधित 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये पार्ट तीसरा रहेगा। इससे पहले 2 वीडियो इसके संबंध में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक पर जाकर उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य है? कौन कौन से कार्य होते हैं? स्थानीय कर लगाना और जमा करना, ठीक है, ये भी ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्यों में से एक है। नेक्स्ट है रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये भी ठीक है। फिर है जल संसाधनों, ग्रामीण सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और सामान्य संपत्ति संसाधनों का रखरखाव और उसका निर्माण करना, तो ये भी ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्यों में से है। तो इसका आंसर आप उपरोक्त सभी को सही मानेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड और प्रैक्टिस सेट पर आधारित हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है, जिसमें ग्राम पंचायतें केंद्र बिंदु हैं? कौन सा मिशन है ऐसा? तो ये है मिशन अंत्योदय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिशन अंत्योदय। ये कब से शुरुआत हुई है? सन 2017 से 18 के मध्य से। इस मिशन का उद्देश्य जान लेंगे। मिशन अंत्योदय जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के तहत आवंटित संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, ये मिशन अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन ग्राम पंचायत कौन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड की संख्या निर्धारित करता है? कौन करता है ये? राज्य सरकार पर ही आधारित है, तो राज्य सरकार ही करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। जो पंचायती समिति के सदस्य होते हैं किनके द्वारा चुने जाते हैं? खंड विकास अधिकारी द्वारा, या जिला पंचायत द्वारा, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा? तो ये इसका चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, सेक्रेटरी, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए डैश पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन एक एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? ई गवर्नेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से जो लॉन्च किया गया था, इसका नाम है ई ग्राम स्वराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई ग्राम स्वराज क्यों लॉन्च किया गया? ये ई गवर्नेंस को मजबूत करने से संबंधित, और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, पंचायती दिवस 2020 याद रखेंगे। ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल ये लॉन्च किया गया था, सॉरी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु कदम उठाएगा तथा पंचायतों को प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? आपने पढ़ा होगा जो भाग 4 है संविधान का, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, उसमें ही आर्टिकल है अनुच्छेद 40। उसमें ये प्रावधान दिया गया है ग्राम पंचायत से संबंधित, अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति द्वारा नियमित चुनाव और ग्राम पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां देने की सिफारिश की गई थी? इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत को नियमित चुनाव और ग्राम पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां देने की सिफारिश की गई थी? तो ये थी अशोक मेहता समिति, जो 1977 से आई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। वर्तमान में जो पंचायत समिति किस पर कार्य कर रही है? बलवंत राय मेहता समिति पर है, आधारित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, या यहाँ उत्तर प्रदेश की जगह संयुक्त प्रांत भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत ही था। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन संबंधी बात कही गई है?
ग्राम प्रधान के चयन की संबंधित बात की गई है जो धारा 11B के अंतर्गत। क्या कहा गया है? जो ग्राम प्रधान के चयन से संबंधित या चुनाव से संबंधित जो बातें हैं ये कही गई हैं धारा बी में, 11B में। और जो इसके अतिरिक्त है देख लेंगे। धारा 15 में ग्राम पंचायत के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है। धारा 12 में, धारा 12A में ग्राम पंचायत के चुनाव संबंधी प्रावधान है। ये कर्तव्य है 15 में और ग्राम पंचायत के चुनाव संबंधी जो कार्य है ये 12A में है। धाराएं इसमें काफ़ी सारी हैं लेकिन वही एक पढ़ सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सारी धाराएं नहीं याद की जा सकती हैं। फिर है धारा 32 से, धारा 32 में ग्राम निधि मतलब जो उसको पैसे निधि को बोलते हैं ना, तो ग्राम निधि से संबंधित है धारा 32 और 32A में वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई 15 अगस्त 1949 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 15 अगस्त 1949 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है वर्ष 1988 में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर ये व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायत के सदस्य पदों पर डैश प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। तो अनिवार्य रूप से तो 33% ही है, लेकिन जो संशोधन किया गया उसके अनुरूप महिलाओं को जो आरक्षण प्राप्त हुआ 50% है। ये राज्य भारत में 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये 50% वाला आरक्षण लागू है। बाकी अनिवार्य तो 33% ही है। जब बात संशोधन की आएगी तब 50% लगाएंगे। अनिवार्य रूप से महिलाओं के आरक्षण की बात पूछी जाएगी तो 33% लगाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के लिए रोजगार संबंधी प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये पूछ रहा है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ये अधिनियम। तो जो मनरेगा है ये पहले इसका नाम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था। ये वर्ष 2005 से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और ये अधिनियम की बात कर रहा है। अधिनियम 2005 में आया था और ये जो लागू की गई योजना तो ये 2 फरवरी, आप फरवरी 2006 याद रख सकते हैं, उसके 1 साल बाद ये लागू किया गया। फिर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को मनरेगा में कब कन्वर्ट किया गया? तो ये 2009 में इसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के पहले महात्मा गांधी मतलब इसको मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों सन आप याद रखेंगे। 5 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ और सन 2009 में क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में विकास हेतु मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कब से प्रारंभ की गई? इसका उद्देश्य भी याद रखेंगे। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में विकास संबंधी ये योजना है और इसमें पूछ रहा है कब इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत जनवरी 2018। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत जनवरी 2018 से हुई। फिर अगला क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा भारत के ग्रामीण हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत कब से की गई? पहले तो आप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य देख लेंगे। भारत के ग्रामीण हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता को बढ़ाने का उद्देश्य है इसका। और इसकी शुरुआत जो की गई है ये की गई 12 अप्रैल 2005। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2005 याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसकी शुरुआत कब से की गई? अप्रैल 2018 से। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखेंगे पंचायत एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना, या यह ग्राम सभा में मनरेगा को सक्षम बनाने की एक योजना है, या यह प्रत्यक्ष चुनाव को बढ़ावा देने संबंधी एक योजना है, या ये ग्राम स्तर पर महिलाओं को योगदान देने की एक योजना है। जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसका उद्देश्य पंचायत
एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने से संबंधित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई? ये योजना वर्ष 2020 फरवरी वर्ष 2020 से प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो ये सभी योजनाएं आ रही हैं या आप जो योजनाएं कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इसका याद करने का एक यही तरीका है कि जो भी योजनाएं आ रही है उसको वन वर्ड में आपका जहाँ नोट डाउन करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रिवीजन के व्यू से, तो बस वन वर्ड में जैसे ये योजना आई मुख्यमंत्री युवा स्वराज स्वरोजगार योजना, तो इसको डैश करके वहाँ आगे लिख लीजिए वर्ष 2020 से प्रारंभ हुई, और इसका वन वर्ड में उद्देश्य लिख लीजिए क्या है, क्योंकि इस एग्जाम में आपकी योजनाएं से ग्रामीण जो योजनाएं हैं उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, और कम से कम 50 योजनाएं तो याद नहीं की जा सकती, लेकिन 10 से 15 या 20 जो याद की जा सकती हैं वो आप याद कर लेंगे। इसका यही तरीका है कि आप लिखकर इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के प्रविष्टि में लिपि अथवा औपचारिक, गलत लिख गया है, औपचारिक गलतियों संबंधी जांच की जाती है। जो मृत्यु और जन्म से संबंधित रजिस्टर रखे जाते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा, ये पूछ रहा है इसमें लिपि और जो औपचारिक गलतियां संबंधी जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये उप जिला अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसे हम एसडीएम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसडीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2030 तक पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण हेतु 17 लक्ष्यों में से चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्थिरता समूह में सम्मिलित किया है। तो 9 विषय हैं, 17 लक्ष्य हैं राज मंत्रालय द्वारा, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित। तो इसमें कौन कौन सा है? स्वच्छ एवं हरित गांव, ये भी ठीक है, पानी पर्याप्त गांव, ये भी ठीक है। जो 9 विषय हैं उनमें से ये 2 विषय हैं, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे, दोनों ही। ठीक है, अब आगे देख लेंगे जो 9 बताया अभी, जो लक्ष्य रखे गए हैं, 9 विषय वस्तु रखी गई हैं, उनसे संबंधित ये हैं, आप एक नज़र देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तित्व विकास से संबंधित क्रियाकलाप हैं। कौन से हैं इसमें संबंधित क्रियाकलाप? व्यवहार में परिवर्तन, तो ये भी ठीक पॉइंट है, सांस्कृतिक विरासत, ये भी, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आदर्श ग्राम के तहत व्यवहार में परिवर्तन और सांस्कृतिक विरासत दोनों ही संबंधित ये उससे क्रियाकलाप हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? जो आदर्श ग्राम है इसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 तक, ये भी ठीक है, और पर्वतीय और जनजाति एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक, तो ये भी पॉइंट ठीक है। आदर्श ग्राम की आबादी के संबंध में दोनों ही पॉइंट ठीक है। इसका राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि संबंधी समस्याओं को सुलझाने, कृषि विभाग की योजनाएं व कृषि तकनीकी आदि के बारे में जानकारी देने संबंधित किसान मित्र नियुक्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? अब ये किसान मित्र जो योजना आया है इसकी शुरुआत या कब से प्रारंभ किया गया ये तो पता ही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया है कि उस जो योजना का नाम है उसके साथ ही आपको उससे संबंधित उस योजना का उद्देश्य भी पता चले। तो किसान मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि संबंधी समस्याओं को सुलझाने व कृषि विभाग की योजनाएं व कृषि तकनीकी आदि के बारे में जानकारी देने से संबंधित एक गांव में किसान मित्र नियुक्त किया जाता है। तो उसी से संबंधित योजना है किसान मित्र योजना। इसकी शुरुआत कब से की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 18 जून 2001, 18 जून 2001, आप वर्ष जून 2001 भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? इसमें कौन सी ऐसी समिति है जिसके अंतर्गत पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था गिरधारी लाल व्यास समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1973 में। ठीक है, इसमें इनकी समिति पर क्या बताया गया कि ग्राम पंचायत, मतलब जो पंचायत है उसके लिए ग्राम सेवक या जो सचिव की नियुक्ति है ये की जाएगी। किसमें बताया गया? गिरधारी लाल व्यास समिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में
ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्राम प्रधान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है उसे ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है। और जो प्रशासनिक प्रमुख रूप से जाना जाता है, मतलब प्रशासनिक रूप से ग्राम पंचायत का मुखिया, उसको ग्राम सचिव कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? अभी बताया, प्रशासनिक मुखिया यदि पूछेगा तो ग्राम सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों में सुशासन या गुड गवर्नेंस से स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है? लागू किया गया है। तो ग्राम पंचायत को सुशासन के स्तर से बढ़ाने के लिए इसमें 5T का उपयोग किया जा रहा है। कितना? 5T। कौन कौन से हैं आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसमें 5T कार्यक्रम ई गवर्नेंस एजेंडा को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। ये कार्यक्रम देख लेंगे, पारदर्शिता, टीम वर्क, प्रौद्योगिकी, समय सीमा और परिवर्तन, ये 5T पर आधारित है। ठीक है, ई गवर्नेंस एजेंडा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का पहला निर्वाचन आयोग कब गठन किया गया इसका? तो किया गया है 1994। डेट पूरी याद रखेंगे। 24 अप्रैल पंचायती राज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1994, ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखेंगे। वर्ष 1994 पहला निर्वाचन आयोग गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है। तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है और प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये किस वर्ष किया जाता है? तो अनुच्छेद पहले तो 243I में जान लेंगे कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 243I इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखेंगे। ठीक है, 243I, और ये प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाता है, 5 वर्ष के अंतराल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज को सशक्त करने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? इनमें से तकनीकी सहायता है, या वित्तीय संसाधन है, या मानव संसाधन है, या कानूनी सहायता है? तो सशक्त या मजबूत करने के लिए जो महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएगा, ये वित्तीय संसाधन हो जाएगा। वित्तीय मतलब पैसों से संबंधित, उससे ही सारा सशक्तकरण किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ये क्या है? पैसे, मतलब वित्तीय संसाधन जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए कौन सा आयोग महत्वपूर्ण है, या कौन सा आयोग जिम्मेदार है? तो अभी बताया, वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मतलब होना चाहिए वित्तीय रूप, मतलब वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण है सशक्त करने के लिए। और कौन सा आयोग जिम्मेदार है या महत्वपूर्ण है? तो कौन सा हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा जब ये संचालित है तो राज्य वित्त आयोग इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा अनुच्छेद है? राज्य वित्त आयोग 243 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग, और 243I अनुच्छेद इससे ही संबंधित है, राज्य वित्त आयोग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा को सशक्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर संग्रह बढ़ाना, या स्थानीय भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित कराना, या सरकारी योजनाओं को लागू करना, या प्रशासनिक सुधार करना? इन सभी में से जो मुख्य आदेश, मतलब जो सुटेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थानीय भागीदारी और जवाबदेही को सुनिश्चित कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? अनिवार्य रूप से बताया था आपको 33% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जब संशोधन पूछेगा तो 50%, जो कि 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 50% की ये महिलाओं की भागीदारी है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर ये बना हुआ है, या कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य के प्रशिक्षण संबंधित जो केंद्र है ये है आपका लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य में पारदर्शिता के लिए कौन सा उपाय
प्रभावी है? पारदर्शिता के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? तो नियमित चुनाव ये भी ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण ये भी ठीक है, और ग्राम सभा की नियमित बैठकें ये भी ठीक है। इससे ही पारदर्शिता लाई जा सकती है। राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के तरीकों पर विचार करने के लिए निम्न में से कौन सी समिति उत्तरदायी है? पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के तरीके पर विचार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए इसमें से कौन सी समिति जिम्मेदार है? तो ये है समिति गॉडगिल समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गॉडगिल समिति प्रभावी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने से संबंधित है। कौन सी? गॉडगिल समिति। नीचे कुछ समितियां लिखी हुई है, देख लेंगे, जिसमें से ये गॉडगिल समिति थी। पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाया जाए, मतलब प्रभावी बनाने से संबंधित है। 1988 में आई गॉडगिल समिति, और बाकी समितियां लिखी हुई हैं, आप देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है? आपको पता होगा जो संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उनमें से जो 11वीं अनुसूची है उसमें ये पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अब 11वीं अनुसूची के ही अंतर्गत बताया गया है 29 विषय। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं पंचायती राज से संबंधित। ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है 29 विषय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्राम सभा की नियमित बैठकें, ऑनलाइन सर्वे, या सरकारी आदेश या विज्ञापन? तो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित बैठकें ग्राम सभा की। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, ग्राम सभा की नियमित बैठकें। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा को परिभाषित करता है? मतलब पूछा जा रहा है सीधे सीधे ग्राम सभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ग्राम सभा आपका है 243 ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 243 ए। अनुच्छेद जो 243 से 243 ए नहीं सॉरी ओ तक जो ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान है, ये आप अनुच्छेद याद रखेंगे, और ये सभी अनुच्छेद लिखे हुए हैं इसमें। 243 ए हो जाएगा ग्राम सभा, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर है सीटों का आरक्षण से संबंधित 243 डी भी याद रख सकते हैं। 243 जी भी है, ठीक है। पंचायतों की शक्तियां और अधिकार, उत्तरदायित्व उनका, ये 3 आर्टिकल ये हो गए। पंचायतों का गठन बी में दिया गया है, और नीचे और भी हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है राज्य वित्त आयोग 243 आई जो बताया था, और पंचायतों के चुनाव 243 के। ठीक है, कुछ देख लेंगे एक नज़र में, और जो हाईलाइटेड है इनको याद रख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं? क्या उपाय है? जागरूकता अभियान, ठीक है, इससे भी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, प्रशिक्षण देके और उनको अधिक से अधिक आरक्षण देके। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है अगला, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कौन सा स्तर सबसे निचला है? जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय आधारित है, बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है। इसमें 3 स्तर है, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्तर सबसे नीचा है? तो ग्राम या गांव स्तर पर ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे देख लेंगे तीनों स्तर, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, प्रखंड या खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, और ग्राम स्तर पर गांव ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ये 3 स्तर है, याद रखेंगे। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज को सशक्त करने के लिए कौन सा निम्न में से मंत्रालय जिम्मेदार है या मंत्रालय सहायता देता है? तो इजी है, ये पंचायती राज मंत्रालय है जो कि प्रदेश में पंचायती राज को सशक्त करने से संबंधित एक मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय। और ये कब से प्रभावी है? ये सन 2004 से, मई 2004 याद रख लेंगे। ठीक है, ये सारे पंचायत संबंधी मामलों की देखरेख करता है पंचायती राज मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है? कृषि भूमि पर और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, यहाँ पर कर होगा। फिर है गांव में या उसके आसपास लगने वाले मेलों के लिए टोल टैक्स शुल्क, ये भी ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दर से सेवा कर, ये भी ठीक है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पंचायतों द्वारा ये वसूल किए जाते हैं कर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952, 7 अक्टूबर
1952। 1952 याद रखेंगे। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सुधार और जीवन स्तर में सुधार हेतु ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, शिवाजी के समय में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होता था उसको किस नाम से जाना जाता था। शिवाजी की जो अष्ट प्रधान था, उनका पढ़ा होगा हिस्ट्री में, शिवाजी का शासनकाल, उसमें जो ग्राम प्रधान होते थे, जो जमीनी देखभाल करते थे, उनको पाटिल कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, ये कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है? तो जो पंचायत का कार्यकाल है ये 5 वर्ष का ही होता है। इसमें पूछ रहा है किस वर्ष मतलब किस तिथि से स्टार्ट होता है? इसकी पहली बैठक से, या जब चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी जाती है, या जब उसकी पंचायत चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी पहली बैठक से अगले 5 वर्ष तक के लिए ये कार्यकाल होता है, इसकी पहली बैठक से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संबंधी अनुबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब अनुसूची पूछ रहा है। ठीक है, अभी आपको बताया था 11वीं अनुसूची में ये प्रावधान दिया गया है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अच्छा पूरा समरी देख लेंगे जो पंचायती राज से संबंधित है। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, एक बार फिर देख लेंगे। ये 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 है और पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं के गठन से संबंधित है। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है ये 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। फिर इस अधिनियम ने संविधान के भाग 9, आपको पता है भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो 243 ए से 243 ओ तक। और इसमें 11वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया है, जो अनुसूची की यदि बात की जाए, और इसमें भाग 9 है, अनुसूची 11 है, और इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। पूरी ये संविधान से रिलेटेड जो फैक्ट है याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायत या ग्रामीण स्थानीय स्व सरकारी एजेंसियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है। आप इतनी बार पढ़ते आ रहे हैं, 243 से स्टार्ट है सब कुछ, 348 तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर है, क्योंकि ग्राम सभा का जो वर्णन है किसमें किया गया है? 243 ए में किया गया है ना। फिर है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन निकायों के चुनाव कराने का प्रावधान है। ठीक है, जो इसका चुनाव से संबंधित प्रावधान है ये राज्य निर्वाचन आयोग पर ही आधारित है, तो ये वाला तो ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 डी में सीटों का आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण संबंधी बात अनुच्छेद 243 डी में की गई है, तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो नीचे वाला देखें, हाँ ये है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 और 3 ये पॉइंट दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। तो ये सब देखिए, ये क्वेश्चन होते हैं माइंडेड होते हैं, ये क्वेश्चन कोई रटने वाले नहीं। इनको जब हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब इन क्वेश्चनों को ऑटोमेटिक करने का अनुमान लग जाता है कि ये इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पंचायती पूछ रहा है, संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। वित्तीय योजनाएं तैयार करना, ये भी ठीक है। पैसों से संबंधित जो भी सहायता योजनाएं हैं, और वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है पंचायती संस्थाओं से संबंधित। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसे सबकी योजना सबका विकास के नाम से जाना जाता है। पहले तो याद रखेंगे, सबकी योजना सबका विकास किससे संबंधित है? ये योजना ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP से संबंधित है। ठीक है, फिर जिसका मतलब उसका उद्देश्य बता रहा है समग्र और एकीकृत विकास सुनिश्चित करना। अब ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य समग्र और एकीकृत विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, ये हो गई पूरी योजना। अब पूछ रहा है इस योजना की शुरुआत की गई थी,
इस योजना की शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 2018। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2018 से ये योजना है ग्राम पंचायत विकास योजना। इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है? सबकी योजना सबके विकास के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत 2 अक्टूबर 2018 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट है। राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा भारत के ग्रामीण हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसकी शुरुआत कब से की गई? 2005 या 2007 या 2003? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है या इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाएगा। और मिलते हैं बाकी अगले वीडियो के साथ।